हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सफलता क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलील बाजपेयी एज ए साइंस फैकल्टी आपका आपके इस न्यू बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट RO एग्जाम का जो बैच न्यू फ्रेश बैच आप स्टार्ट हुआ, इसमें जीएस सेक्शन मेन इंपॉर्टेंस जो होती है वो जीएस सेक्शन की होती है। अच्छा, आप में से किसका फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं? पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम RO जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहला अटेम्प्ट है आपका इस एग्जाम को लेकर, या फिर आप पहले भी इस एग्जाम को दे चुके हैं? अगर इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, देखो, हर चीज में कोई भी पेपर देने से पहले हमें उस एग्जाम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि वहाँ क्या चीज आती है, क्या नहीं पूछा जाता। ऐसा तो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं वो आता ही नहीं है, फालतू में मेहनत करे जा रहा है, टाइम कम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको इसी साल में वैसे क्लियर करके में ही दे देगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और इस बार तो एनटीए एग्जाम करा रहा है, हाई कोर्ट खुद नहीं करा रहा है, तो थोड़ा सा प्रोसेस भी अच्छा होगा इस बार। तो इस बार जो आपका एग्जाम है उसमें आपका कंप्यूटर एग्जाम भी साथ में ही हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी साथ में ही है, तो काफी हैक्टिक होगा। तो उसके लिए हमें फ्रेश माहौल के साथ अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब बात करते हैं अपने रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम का अगर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, मतलब पिछले 5 पेपरों का, जैसा कि RO के पेपर आए हुए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनालिसिस करें तो साइंस एक अच्छा खासा वेटेज लेकर आती है। क्यों? क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन के बीच का रेशियो है पिछले 5 एग्जाम्स में साइंस का। कभी कभी 10 क्वेश्चन आए, 10 से कम तो नहीं आए हैं, 10 आए हैं, कभी 12 आए, कभी 15 भी आए। तो साइंस का रेशियो काफी अच्छा रहा है। और साइंस में आपके तीनों ही पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डीप नहीं। वही रेशियो है, 3 से 4 क्वेश्चन का फिजिक्स का ही है, और 3 से 4 क्वेश्चन का आपका बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का भी रहता है। लगभग यही रेशियो बराबर चलता रहता है, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम ऐसे आ जाता है। ठीक है भाई। मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। तो इस तरह से रेशियो से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा भाई, अब बात करते हैं साइंस में ऐसा क्या पढ़ के जाएं। कईयों का तो साइंस बैकग्राउंड रहता है, तो वो बेसिक पढ़ लेते हैं तो उनका काम हो जाता है। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता वो फिर यही सोचते हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूरा पढ़ ले, पता चला सब पढ़ लिया, क्वेश्चन ही नहीं आया। तो टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम हर चीज को इतना ज्यादा समय दे सकें। तो हमें भाई सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ सीखना है, लेकिन बस वही पढ़ना है जो पेपर में आ रहा है। तो साइंस में मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि साइंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 6-7 टॉपिक, फिजिक्स में टॉपिक, चैप्टर नहीं बोल रहा, 6 से 7 टॉपिक पढ़ लीजिए इसमें, और 6 से 7 टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ लीजिए। उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। साइंस आपका उसी से आ जाएगा पूरा कंप्लीट, क्योंकि 5-6 सालों से वही टॉपिक हैं जो रिपीटेड बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो, एक सिंपल सी बात है भाई, सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ये बात मन से निकाल दो कि सिलेबस है। क्यों? क्योंकि उसमें सिलेबस में लिखा होता है जनरल साइंस, और जनरल साइंस का मतलब है जनरल साइंस बहुत बड़ा है, क्या पूछ लें, कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, पिछले 4-5 सालों से जो पेपर में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है भाई। तो उसी लिमिटेड में आज पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी के बारे में। मैकेनिक्स एक ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्या चीजें आपको पढ़नी है वो हम यहाँ पे समझेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। डायमेंशन एनालिसिस आपके लेवल पे नहीं आता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे यूनिट्स पे खास ध्यान देंगे। यूनिट्स यानी कि मात्रक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको जानते हैं, वो है क्या। तो छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी बनता है, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। तो फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच होता है
जिसमें हम लोग मैटर यानी कि पदार्थ और एनर्जी मीन्स ऊर्जा के बारे में स्टडी करते हैं और उनके बीच होने वाली अन्योन्य अभिक्रियाएं मीन्स इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो मैटर और एनर्जी के बीच होने वाले इंटरेक्शन को स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर मेरे पास पदार्थ है और ऊर्जा, तो पदार्थ और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज है, ठीक है, बस आपको ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फिजिक्स में जो राशियां बनाई गई हैं, क्वांटिटीज बनाई गई हैं, वो दो होती हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज नॉन फिजिकल, भौतिक राशियां और गैर भौतिक राशियां। तो ये भौतिक राशियां किन्हें कहा जाता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी मेजरेबल, यानी कि भौतिक राशियां वो होती हैं जिनको मापा जा सकता है। तो जो मेजर की जा सकती हैं वो सारी की सारी भौतिक राशियां होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास, द्रव्यमान नाप सकता हूं, तो मतलब द्रव्यमान क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। मैं अपनी लंबाई नाप सकता हूं, तो लंबाई क्या होगी? भौतिक राशि है। मैं अपने घर का एरिया मेजर कर सकता हूँ, भौतिक राशि है। मैं वॉल्यूम, आयतन नाप सकता हूँ, मैं फोर्स मेजर कर सकता हूँ। ऐसे करके बहुत सारी क्वांटिटीज, सब क्या होते हैं? सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक्स आपको समझना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो हमसे किसी ने पूछा व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या है? हमने कहा भैया देखो, वो राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो सब भौतिक होते हैं। आपने मास मेजर किया, लेंथ, वॉल्यूम, फोर्स, एरिया, वर्क, एनर्जी, पावर, सारी के सारी है भौतिक राशियां। अच्छा सर, ये समझ गए। दूसरे टाइप आता है नॉन फिजिकल, यानी कि गैर भौतिक राशियां। गैर भौतिक राशियां वो होती हैं जो मेजर नहीं की जा सकती, कांट मेजरेबल, जिनको हम नहीं माप सकते। तो भाई जिनको हम माप ही नहीं सकते हैं, वो आपकी क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट की जाती है, ठीक है, जिनको नहीं माप सकते। जैसे जैसे हमने कहा कि अगर आपके मन में चल रहे थॉट्स, विचार, क्या आपके मन में चल रहे विचार मापे जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या है? नॉन फिजिकल है। आपकी फीलिंग्स, हमारा यूनिवर्स, ये सब बिल्कुल भी मेजरेबल नहीं है, नहीं मापे जा सकते हैं। तो ये आपके नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं, गैर भौतिक राशियां होती है, ठीक है। तो हमने भौतिक राशियां समझ ली, गैर भौतिक और भौतिक, दो टाइप के। इसको हमें नहीं पढ़ना, हमें फिजिकल पढ़ना है डायरेक्टली। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हमसे कहा गया कि सर अगर फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल हैं, यानी कि मापी जा सकती है, तो क्यों ना उनको मापा जाए। हमने कहा बिल्कुल, चलिए मापते हैं। अब मेजर करने के लिए एक बेस यानी कि स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना। अगर आपको मकान खड़ा करना है तो आपको नींव रखनी पड़ेगी, वही काम यहाँ भी करना था कि कोई भी चीज अगर मापने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके लिए बेस बनाइए, यानी कि मात्रक बनाइए। आ गया, ठीक है सर, हम मात्रक बना लेंगे। तो मात्रक बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? ऐसा नहीं है जिसका मन हुआ बस उठाया और मात्रक बना लिया। मात्रक बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई, सीजीपीएम। सीजीपीएम नाम का एक संस्था बनाया गया, ठीक है। इस संस्था को ही ये काम दिया गया कि सर आप सभी भौतिक राशियों के लिए मात्रक बनाएंगे। ओके, इन्होंने कहा ठीक है सर, हम बना लेंगे। सीजीपीएम का फुल फॉर्म जो चाहता है वो ग्रीक वर्ड है, जिसमें फुल फॉर्म होता है वेट एंड मेजरिंग
जो यूनिट है वो इसमें फुल फॉर्म में चलती है इंग्लिश में, ठीक है। वो आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब सीजीपीएम जब बनाने जा रहा था मात्रक, तो उसके साथ एक समस्या हो गई। क्या कहते हैं सर, भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, तो क्या सबके लिए मात्रक बनाने बैठेंगे तो याद कब करेंगे और कितनी याद करेंगे, क्योंकि इतनी सारी भौतिक राशियां। तो फिर सीजीपीएम ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि जो मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। कैसे? आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स में नंबर कितने होते हैं फंडामेंटल, मूल रूप से या फंडामेंटली कितने नंबर होते हैं? हाँ भाई, मैथ में टोटल कितने नंबर होते हैं फंडामेंटल रूप में? मैथ में कितने नंबर होते हैं? तो मैथ में जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 10। कौन कौन से भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनके अलावा कोई नया नंबर तो आप नहीं पढ़ते। बाकी के जो नंबर आप पढ़ते हो वो 10, 11 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये सब नंबर किसकी हेल्प से बने हैं? ये 10 नंबर जो ऊपर दिए गए उनकी हेल्प से बने। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा सीजीपीएम ने कि सर हम भी एक काम करते हैं, हम भी भौतिक राशियों को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, उनको भी हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। कौन कौन सा? एक बना लेते हैं फंडामेंटल, यानी कि मूल राशियां, और दूसरी बना ले रहे हैं डिराइव्ड, मींस व्युत्पन्न राशियां। ओके, मूल राशियां इन्होंने जब बनाई तो क्या कहा कि मूल राशियां उनको बनाया जाएगा जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे नंबर 0 से 9 तक के नंबर किसी पर डिपेंड नहीं करते, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। इनका कोई फॉर्मूला नहीं होगा कि फॉर्मूले से इनको निकाल लो ना, ये डायरेक्ट मेजरेबल होंगे, स्वतंत्र होंगे। ये कितनी बनाई गई? जैसे मैथ में 10 थे, यहाँ पे 7 होते हैं, 7। 7 मूल राशियां बनाई गई। इन मूल राशियों के लिए जो मात्रक बनाए गए उन्हें कहा गया फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल मात्रक। तो ये सिंपल सा बेसिक हमने सीख लिया। तो फंडामेंटल राशियां कितनी बनाएंगे? 7। और उनके लिए जो मात्रक बनाए गए वो आपके क्या कहलाए? मूल मात्रक कहलाएंगे। डिराइव्ड क्या है? जो फंडामेंटल से हेल्प लेकर आएंगी। जैसे नंबर देखो इनकी हेल्प से बने, वैसे ही तो ये डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, मूल राशियों पर निर्भर करेंगे। इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है, जितनी आएंगी वो सब डिराइव्ड है। बस ये 7 छोड़ दो, सारे के सारे डिराइव्ड में काउंट होंगे, ठीक है। और इनके लिए जो मात्रक यूज होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक होगा। ये आपका बेसिक यहां से क्लियर हो गया कि इस तरह से फंडामेंटल और डिराइव्ड बनाए गए। ठीक है भाई, हमने ये सीख लिया। इसके बाद नोट्स आपको अवेलेबल है, आप आराम से हिंदी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या भाई? क्या साउंड को लेकर कोई इश्यू है? नहीं है तो आप अपनी तरफ से देख लो भाई, हो सकता है नेट का दिक्कत हो, इस वजह से साउंड ना आ रहा हो। चलो, अब जब यूनिट बनाने की बात आई तो यूनिट बन गई फंडामेंटल डिराइव्ड के लिए, लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे थे। जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, यानी कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, और टाइम यानी कि समय, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे थे।
ठीक है भाई। जैसे एक सिस्टम चल रहा था MKS, दूसरा चल रहा था CDS और तीसरा था FPS। तो MKS का मतलब क्या है, लेंथ मीटर में नापा जाएगा, मास किलोग्राम में नापा जाएगा और टाइम सेकंड में मेजर करेंगे। सीजीएस कहता है नहीं, हम तो लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को चलो सेकंड रहने दो। लेकिन एफपीएस कहता है नहीं, हम तो फुट, पाउंड और सेकंड में मेजर करेंगे। अब भाई एफपीएस चलता था ब्रिटेन वगैरह में, एमकेएस चलता था एशियन कंट्रीज में, सीजीएस चलता था यूरोपियन कंट्रीज जनरली। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि अगर आप इंडिया से ब्रिटेन आते हो तो मान लो आप किलोग्राम में मिठाई खरीदते हो और ब्रिटेन में आपको कोई रिश्तेदार रहता है, आप यहाँ से ब्रिटेन लेके गए, ब्रिटेन वालों ने उसको मापा पाउंड में और वो पाउंड में वैल्यू आ गई कम। अब वो क्या कहेगा, वो यही तो कहेगा भैया देखो इतनी दूर से आए, उसमें भी बताओ इतना छोटा सा मिठाई लाए हैं, इतने पाउंड जरा से। तो ये एक समस्या हो रही थी कि अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम चल रहा है, तो कैसे सब कुछ इक्वल किया जाए। इसको सही करने के लिए एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस के फुल फॉर्म याद रखिएगा। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इसको सही करने के सीजीपीएम ने दिमाग लगाया, उसने कहा हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्टेबल होगा। तो उसने बनाया एसआई यूनिट, जो आपके पेपरों में पूछी जाती है। एसआई यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये इसको कहा जा रहा है। इसको कब एक्सेप्ट किया गया, 1960 में। ये एमकेएस की तरह ही काम करता है। इसमें कहा गया कि अगर आपको लंबाई नापनी है, लेंथ मेजर करना है, तो आप मीटर का यूज करेंगे। अगर आप मास, द्रव्यमान नाप रहे हैं, तो आप किलोग्राम का यूज करेंगे। और अगर आप टाइम को मेजर कर रहे हैं, समय, तो आप सेकंड का यूज करेंगे। बाकियों के लिए अलग अलग बनाए गए। तो ये ऐसा ही सिस्टम, अगर आप मेजर कर रहे हो कुछ भी, तो वो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक्सेप्टेबल है, कहीं उसकी मनाही नहीं है। ठीक है, ये एक लॉजिकल पॉइंट निकल के आ गया जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल था। ओके भाई। अच्छा, यहां तक हमने बेसिक सीख लिया। तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया भाई, एक रिकैप कर देते हैं आपको। हमने सबसे पहले जाना फिजिक्स क्या है, पदार्थ और ऊर्जा के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। मैटर और एनर्जी के बीच होने वाला इंटरेक्शन फिजिक्स। ओके, फिर हमने टाइप्स ऑफ क्वांटिटी देखी दो, फिजिकल जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, जिनको नहीं मेजर कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल है। सिंपल सा डिफरेंस देखा। फिर हमने बात करी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की। तो जब हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे तो एक यूनिट चाहिए, मात्रक चाहिए। मात्रक ऐसे तो बना नहीं सकते क्योंकि बहुत हो जाएंगे, उसके लिए हमने दिमाग लगाया। फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से डिवाइड कर लिया, फंडामेंटल, डायरेक्ट। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां सिर्फ 7 बनाई जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, स्वतंत्र होती, और उनके लिए जो मात्रक यूज होगा मूल मात्रक कहलाएगा। फिर आया डिराइव, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करी और उनके लिए मात्रक जो प्रयोग होगा वो डिराइव कहलाएगा। इसके बाद यूनिट बनाने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चल गए, एमकेएस, एपीएस, सीजीएस। अब सबको एक करने के लिए एसआई सिस्टम लाया गया 1960 में, जिससे सब कुछ इक्वल हो गया। ठीक है, ये आपका सिंपल सा पॉइंट, यूनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, या कोई भी डाउट या आपका कोई भी क्वेश्चन बनता हो तो बताइए। एनीवन, किसी को किसी भी चीज के बारे में कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ सकते हो। चलो भाई, अब बात आती है, ये तो नोट्स आपके हो गए, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 7 आपने बनाई थी फंडामेंटल, वो हैं कौन कौन से, ये आपके पेपर में आता है क्वेश्चन।
तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां कौन सी हैं और उनके मात्रा क्या है। ओके, डिराइव्ड यूनिट बहुत सारे, डिराइव्ड यूनिट की कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए डिराइव्ड यूनिट को भी हम इनफाइनाइट फॉर्म में लेके चलते हैं। कल कुछ नया आएगा तो वो डिराइव्ड बन जाएगा, तो डिराइव्ड फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, वो 7 भौतिक राशियां कौन कौन सी। पहला लेंथ यानी कि लंबाई, इसका यूनिट एसआई सिस्टम में क्या बनाया गया, मीटर। दूसरा मास यानी कि द्रव्यमान, एसआई यूनिट में मात्रक किलोग्राम। टाइम समय, एसआई यूनिट सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, यूनिट एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि ऊष्मीय तापमान, यूनिट इसका एसआई में केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस याद रखना, डिग्री सेल्सियस सीजीएस यूनिट होती है, एसआई में इसका मात्रा केल्विन होता है, ये पेपर में आता जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा वही मिलेगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट बनता है मोल। तो ये हैं आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, और ये उनके 7 मात्रक। इनके अलावा जितने भी मिलेंगे सब डिराइव्ड है, कोई फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ ये 7 छोड़ दो, बाकी सब डिराइव्ड होती है, ठीक है भाई। अच्छा, ये आपको नोट्स अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों का। बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। ये क्या होते हैं सर, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं वो एंगल मेजर करने के काम आते हैं, यानी कि कोण अगर आपको मापना है तो उसके काम आएंगे ये। अच्छा भाई, ये कितने होते हैं, तो कौन कौन से। अगर आपको प्लेन एंगल नापना है मतलब 2D, 2 डायमेंशनल, उसके लिए मात्रक यूज हो रहा है रेडियन। अगर आपको सॉलिड एंगल मेजर करना है मतलब 3D, तो उसके लिए मात्रक यूज होता है स्टेरेडियन। ओके भाई, तो रेडियन और स्टेरेडियन दो मात्रक आपके यहाँ जनरली यूज होता है। ओके, अब समझते हैं इसको। 2D का मतलब है प्लेन एंगल का मतलब समकोण, जैसे दो लाइन के बीच का एंगल, किसी ट्रायंगल का एंगल, सर्कल में एंगल, मतलब कोई भी एंगल बन रहा हो वो जो अगर 2 डायमेंशनल है तो वो सारे के सारे रेडियन में नापे जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड एंगल है 3D, जैसे कोन का एंगल, कोन आपने देखा ना आइसक्रीम वाला, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो जो एंगल बनाता है अपने बेस के साथ, वो क्या होता है, वो 3D एंगल होता है, ठीक है। तो 3D एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में। या फिर किसी गोले का एंगल स्फेयर, अगर आप स्फेयर में हो, एक स्फेयर का पार्ट कट करके ले जाते हो गोले का, तो वो जो एंगल बनाता है सेंटर के साथ वो क्या है, स्टेरेडियन में नापा जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड एंगल है। तो किसी कोन का या किसी स्फेयर का एंगल जो होता है वो सॉलिड एंगल होता है, स्टेरेडियन उसका यूनिट होता है। लेकिन बाकियों में आप रेडियन यूज करिए, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री के बाद अब यहां से ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर, क्वेश्चन है मूल मात्रकों की संख्या बताइए। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, आपको ऑप्शन दिए गए 7, 9, 11 और 13। बोलो भाई आंसर। मूल मात्रकों की संख्या, किरण जी 7, श्वेता 7, ओके। और बताइए भाई, अभी अभी पढ़ाया आपको, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे हमने,
फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? सब लोग आंसर कर रहे हैं 7। ओके, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही 9। ओ ये क्या बता दिया सर? 7 होता है, अभी अभी तो आपने पढ़ाया है, कह रहे हो 9 होता है। अब सुनो ट्रिक, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई 7 तो होती है, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री पढ़ी है आपने अभी अभी, वो 2 और होती है, मतलब ये भी मूल मात्रकों में काउंट होते हैं, लेकिन कब? ये भी सुनना, ये सुनना कि ये तभी सही होगा जब ऑप्शन में 9 आए। अगर ऑप्शन में 9 की जगह 10 लिखा होता तो आप 7 लगाइए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, आप 7 यूज करिए, बिल्कुल समस्या नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में 9 दिख रहा है तो फिर आपको 9 भी चूज करने के चांसेस हैं, क्योंकि भैया सप्लीमेंट्री भी फंडामेंटल माने गए। अगर 9 नहीं है तो 7 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर 9 है तो फिर आप 9 को प्रेफर करेंगे। ओके, बस ये लॉजिकल क्वेश्चन यहां से बनता है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा, अब बात आती है डिराइव्ड। डिराइव्ड कहते हैं सर, डिराइव्ड वो होते हैं जो व्युत्पन्न राशियां हैं और मूल राशियों की सहायता से बनाई गई हैं। जैसे अब इनको छोड़ के बाकी सब, हमने कहा सर मेरे पास स्पीड है, हमने कहा भैया देखो स्पीड का होता है फॉर्मूला, क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मतलब ये किससे बना है? ये बना है फंडामेंटल, तो ये डिराइव्ड कहलाएगा, क्योंकि इसके पास फॉर्मूला भी है और इसके पास जो मात्रक हैं वो फंडामेंटल से लिए गए हैं, इसका खुद का कोई मात्रक नहीं है, इसलिए डिराइव्ड है। जैसे हमने कहा फोर्स, फोर्स का मात्रक फॉर्मूला होता है एमए, मात्रक बनाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी देखो आया फंडामेंटल से, तो मतलब ये भी डिराइव्ड है। अब आप कहोगे सर इसका खुद का मात्रक होता तो है न्यूटन, तो भैया न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, और साइंटिस्ट का नाम कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसलिए ठीक है। तो इसलिए ये सारे के सारे डिराइव्ड होते हैं, बस आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है। ओके, तो ये हो गए आपके कंप्लीट फंडामेंटल और डिराइव्ड, इससे ज्यादा कोई बेसिक आपसे नहीं पूछेगा। अब आ जाओ भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे। जैसे अब हम यहाँ पे बात करेंगे लंबाई के कुछ अच्छे मात्रकों के बारे में। किसके मात्रक? लंबाई के। लंबाई के कुछ ऐसे मात्रक जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उन्हें समझेंगे। जैसे पहला छोटा मात्रक देखते हैं, पहले कुछ स्मॉल यूनिट्स, छोटे मात्रक। सबसे पहला लंबाई का एक यूनिट आता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है ये पूछा जाता है, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अच्छा सर ठीक है, ये जो एंगस्ट्रॉम है ये क्या मेजर कर सकता है, कौन सी लेंथ? तो ये नापता है लाइट का वेवलेंथ, यानी कि ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मेजर करता है। ओके भाई, तो अगर आपसे कोई पूछे लाइट का वेवलेंथ मेजर करना है, कौन सा यूनिट यूज करें, हम कहेंगे सर एंगस्ट्रॉम यूज करिए। कहते हैं अच्छा एंगस्ट्रॉम में मीटर कितने होते हैं? सर 10⁻⁻10। बस 2 क्वेश्चन के आंसर है, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो गया एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते, सेकंड आता है फर्मी। कहते हैं सर ये बता दो, फर्मी भी तो यूनिट होता है लंबाई मापने का। मैंने कहा बिल्कुल। कहते हैं अच्छा एक फर्मी में कितने मीटर है? मैंने कहा सर 10⁻⁻15 होते हैं। कहते हैं ये यूनिट यूज कहाँ की जाती है? इसका यूज करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक की त्रिज्या मापने में। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि अगर आपको नाभिक का त्रिज्या मापना है तो आप इस यूनिट का यूज करिए। नाभिक आप लोग जानते ही हैं, एटम के सेंटर पे होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अच्छा सर समझ। फिर कहते हैं एक और यूनिट है स्मॉल में, नैनोमीटर।
नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, तो हमने कहा सर ये नैनोमीटर क्या करता है? कहते हैं सर नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है, और ये भी लाइट का वेवलेंथ मेजर करता है। इसका काम भी है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापना, यानी कि लाइट का वेवलेंथ, और साथ में नैनो पार्टिकल्स को भी देखना, नैनो पार्टिकल्स को भी मेजर करना। ओके, ये इस व्यूज में किया जाता है, सिंपल सा काम है इसका। अच्छा सर, नैनोमीटर समझ गए। इसके बाद एक और स्टैंडर्ड आता है पिकोमीटर। कहते हैं सर पिकोमीटर कहाँ यूज होगा? हमने कहा देखो भैया, पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻12 मीटर, और इसका यूज हम करते हैं एटॉमिक रेडियस मेजर करने में। एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु की त्रिज्या। अब आप लोग कंफ्यूज कि सर एटॉमिक रेडियस है, अभी अभी तो आपने नाभिक पढ़ाया, क्या चक्कर है? सुनो, एक एटम होता है परमाणु, उसके सेंटर में क्या होता है? एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नाभिक की त्रिज्या नापना चाहता हूं ये, तो इसके लिए कौन सा त्रिज्या के लिए कौन सा मात्रक यूज होगा? फर्मी। ठीक है, लेकिन अगर मैं परमाणु की त्रिज्या नापना चाहता हूं, मतलब ये पूरा, तो इसके लिए यूज होगा आपका पिकोमीटर। तो पिकोमीटर परमाणु की त्रिज्या नापता है, और फर्मी नाभिक की त्रिज्या नापता है। ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपका आता है माइक्रोमीटर, जो 10⁻⁻6 मीटर होता है, और मिलीमीटर जो 10⁻⁻3 मीटर होता है। बस लंबाई के इतने ही मात्रक पढ़ लो जो छोटे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने छोटे मात्रक में क्या क्या सीख लिया? हमने एंगस्ट्रॉम देख लिया जो कि 10⁻⁻10 मीटर है, लाइट का वेवलेंथ नापता है। फर्मी नाभिक की त्रिज्या मापता है 10⁻⁻15 मीटर। नैनोमीटर लाइट का वेवलेंथ नापता है 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस मेजर करता है 10⁻⁻12 मीटर। माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, मिलीमीटर 10⁻⁻3। बोलो भाई, छोटे मात्रक क्लियर आपको सारे? जितने भी हमने आपको स्मॉल यूनिट्स पढ़ाए क्लियर भाई? कोई समस्या, किसी को कोई डाउट? छोटे मात्रक इतने ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में जनरली। अच्छा, अब बढ़ते हैं बड़े मात्रक की तरफ। कुछ बड़े यूनिट्स लंबाई के जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे, कौन कौन सा? लेंथ के लार्ज यूनिट्स, बड़े मात्रक जो बहुत बड़ी बड़ी दूरियां नापते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, तारों के बीच की दूरी, गैलेक्सी के बीच की दूरी, ये सब मापना है तो लाइट ईयर का यूज करते हैं। सबसे फेमस यूनिट है, और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। 1 लाइट ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष। अरे ये आपको यहाँ नहीं लर्न करना है, आपको अभी नोट्स मिल जाएगा, घर पे एक बार पढ़ लेना, बस अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने चीजें बता दी हैं, क्लियर हो रहा है? एक बार अभी लास्ट टाइम और रिवीजन करा देंगे, आप घर पे एक बार पढ़ लेना, बस फिर आपको कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। फिर आते बड़ी बड़ी दूरियां नापते हैं, तो उसका सबसे बड़ा एक मात्रक होता है लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। एक लाइट ईयर क्या दूरी होती है? ईयर सोच के ये मत कह देना कि सर टाइम का यूनिट है, ये लंबाई का मात्रक है, पहली बात। दूसरा, एक लाइट ईयर वो दूरी होती है जो लाइट 1 साल में तय करती है, यानी कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली दूरी। लाइट 1 साल में जो दूरी तय करता है वो 1 लाइट ईयर कहलाती है।
अब आपसे पूछता है 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, ये बता दीजिए। तो भैया 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 10⁻15 मीटर। इतने मीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में। 9.46 10⁻15 मीटर होता है। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, भैया लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, बताइए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? लाइट से तेज दुनिया में कुछ भी नहीं चलता है, सबसे तेज यही चलती है। तो स्पीड कितनी है? हाँ भाई, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम में? ओके, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस स्पीड से लाइट जब 1 साल तक चलती है तो वो 9.46 10⁻15 मीटर की दूरी तय करती है। इसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगला यूनिट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या है? ये भी बड़ी दूरियां नापा है। क्या होती है दूरी? सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी कहलाता है 1 AU, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस थी। खगोलीय दूरी और खगोलीय मात्रक दो अलग अलग। बड़ी बड़ी दूरियों के लिए 3 मात्रक चलते हैं, एक लाइट ईयर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और तीसरा पारसेक। ठीक है, तीनों मात्रक चलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा 1.49 10⁻11 मीटर, या कुछ किताबों में लिख के आता है 1.5 10⁻11 मीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ठीक है, और इसे ही खगोलीय मात्रक कहा जाता है, 1 AU कहते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद आता है तीसरा। तीसरा यूनिट है पारसेक। अगर पारसेक की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक यही है, ये याद रखिएगा। मतलब लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक होता है। अच्छा, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर। और अगर आप मीटर में बदलना चाहें तो 3.08 10⁻16 मीटर होता है। तो हमने लंबाई के 3 बड़े मात्रक देखे जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पहला हमने पढ़ा लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष जिसमें लाइट 1 साल में जो दूरी तय करती है वो 1 लाइट ईयर है। कितना होता है? 9.46 10⁻15 मीटर होता है। स्पीड लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है 1 AU का मतलब 1.49 10⁻11 मीटर। कुछ किताबों में 1.5 भी लिखा होता है। फिर पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं और 3.08 10⁻16 मीटर होते हैं। क्लियर भाई? ये इतने मात्रक आपको सिर्फ पढ़ने हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनाएंगे। बताओ भाई, किसी को समस्या? एनीवन? कोई पॉइंट ना समझ में आया तो अभी पूछ लो भाई। याद आपको 2-3 बार आप घर पे देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे, बस घर पे 1-2 बार देखिएगा।
पीडीएफ डाउनलोड कर रख मत देना स्टोरेज में, ठीक। चलो ये हो गया। अब यहाँ से छोटू क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आंसर दे दो भाई। चलिए छोटू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताइए। पैरेलैक्टिक सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, पैरेलैक्टिक सेकेंड इनमें से किसका मात्रक होता है? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, नन ऑफ देम। ओके टाइम। और बताओ भाई जल्दी से। मतलब यहाँ ऑप्शन चूज करने में इतना समय लग रहा तो पेपर में कैसे चूज करोगे भाई? यहाँ तो ना माइनस मार्किंग है ना कुछ, परेशान क्यों हो रहे हो इतना? ओके टाइम आंसर आ रहा है, नन ऑफ देम आंसर आ रहा है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, गलत सही चिंता ना करो, सारे आंसर गलत है। करेक्ट आंसर है सी, दूरी का है। सर पढ़ाए ही थे, कहाँ से आ जाए? पढ़ाओ तो पहले। पढ़ा चुके हैं भैया, अभी अभी पढ़ा के आए। पारसेक पढ़ाया है, ये वही लिखा हुआ है। पारसेक का फुल फॉर्म है ये, पारसेक को अलग लिखो। तो पार का मतलब हो गया पैरालेक्टिक, ठीक है। और ये हो गया आपका सेकेंड। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, कहते हैं बताइए पैरालेक्टिक सेकंड किसका मात्रक है। अब आपने देखा सेकंड, सेकंड मतलब समय, समय मतलब टाइम, ये लो खत्म, और गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भैया पारसेक का ही फुल फॉर्म है ये, और ये दूरी का मात्रक होता है। बस ये लॉजिक आपको दिमाग में रखना है। ओके ये हो गया, आगे बढ़े भाई। अब एक बढ़िया यूनिट आता है मास का, यानी कि द्रव्यमान का। ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में एग्जाम्स में आता है, लेकिन जब आता है ना तो दुनिया हिला जाता है। ये क्वेश्चन क्या है? आपको पता है मास के बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे पेन को नापना है ग्राम में, आपको अपना नापना है किलोग्राम में, पाउंड, क्विंटल, उसके बाद और भी कई सारे होते हैं, है ना। तो हमें टन वगैरह इसको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक बढ़िया यूनिट जिसको कहते हैं 1 CSL। 1 CSL, CSL का फुल फॉर्म क्या होता है? चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट। ये कौन सा द्रव्यमान मापता है भाई? ये स्टार्स यानी कि तारों का द्रव्यमान मापता है, उनका मास नापता है। 1 CSL होता कितना है? 1 CSL का मतलब है 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, ये कहलाता है 1 CSL। अब ये मात्रक किस लिए यूज किया गया था वो समझते हैं। 1 CSL एक यूनिट है द्रव्यमान की, कि अगर लिमिट है कि अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान से 1.4 गुना होता है तो वो उसके लिमिट को दर्शाता है कि 1 CSL है, चंद्र का सीमा वही है। अब इसका मतलब क्या, क्यों यूज कर रहे हैं? भैया देखो आपको पता है, जब भी किसी तारे की डेथ होती है, जब कोई तारा मरता है तो आफ्टर डेथ, मरने के बाद वो दो चीजें बन सकता है, या तो वो ब्लैक होल बन जाएगा या तो वो व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। दो चीजें बनती है। पहला, या तो तारा मरने के बाद ब्लैक होल बनेगा, ब्लैक होल आप सबने सुना भी होगा, काफी फेमस है ये नाम। और दूसरा, दूसरा होता है व्हाइट ड्वार्फ। तो कोई भी तारा जब मरता है तो दो चीजें बनता है, या तो ब्लैक होल या व्हाइट डॉर्फ। अब कौन सा तारा ब्लैक होल बनेगा, कौन व्हाइट डॉर्फ, ये पता चलता है 1 CSL से। जब किसी तारे का द्रव्यमान, मास ऑफ स्टार, ठीक है भाई, किसी तारे का द्रव्यमान
क्या हो, ज्यादा हो 1 CSL से। 1 CSL मतलब अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से ज्यादा है तो वो तारा मरने के बाद ब्लैक होल बनता है। और अगर किसी तारे का द्रव्यमान लेस देन या इक्वल टू 1 CSL है, मतलब एक चंद्रशिखा सीमा से कम या उसके बराबर है, तो वो तारा मरने के बाद व्हाइट डॉर्फ बनेगा। व्हाइट डॉर्फ सफेद रंग का बिल्कुल चमकता हुआ एक तारा होता है जो मरने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वही बन जाता है सफेद कलर का चमकता हुआ तारा। उसे कहते हैं व्हाइट डॉर्फ। जब वो ठंडा हो जाता है तो सफेद कलर से, जैसे रात को चांद दिखता है वैसे ही वो तारे दिखते हैं, तो बस उसे व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है। ये हो गया आपका यूनिट खत्म। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता पेपर में। तो एक बार आपको रिकैप करा देते हैं, अगर आपको कहीं डाउट लगे तो पूछ लेना भाई। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चंस पे। तो हमने सबसे पहले फिजिक्स को समझा कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर हमने क्वांटिटीज देखी, दो टाइप की, फिजिकल, नॉन फिजिकल। फिजिकल का मतलब भौतिक राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, वो होती है भौतिक राशियां, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब। नॉन फिजिकल जिन्हें हम नहीं मेजर कर सकते हैं, हमारे थॉट, आपकी फीलिंग कोई नहीं मेजर कर सकता, नॉन फिजिकल है। इसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का तरीका। इसके लिए CGPM एक संस्था बनाई गई जिसने भौतिक राशियों को दो रूप से तोड़ लिया, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। मूल राशियां 7 बनाई और कहा कि ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं और इनके जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक हैं। फिर डिराइव्ड बनाई, कहा जो मूल राशियों की सहायता से बनेंगे वो सब के सब डिराइव्ड होंगे, इनको 7 को छोड़कर। अच्छा भाई, फिर उसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे थे, MKS, CGS, FPS। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड। अब हर देश के अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, SI सिस्टम, जो 1960 में एक्सेप्ट हुआ, जिसने MKS का ही ब्रॉड रूप एक्सेप्ट किया। इसके बाद आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि 7 टाइप की वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी। तो पहला लंबाई जिसका मात्रक मीटर है, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मीय तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 आपकी भौतिक राशियां हैं और ये उनके 7 मात्रक है। इसके बाद आता है अगला सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है जो एंगल, कोण नापते हैं। दो तरह से होते हैं, एक प्लेन एंगल 2D को मापते हैं जिसका मात्रक है रेडियन, दूसरा है 3D एंगल जो कि स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। इसके बाद हमने देखा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट आपकी वो होती हैं जो फंडामेंटल की हेल्प से बनाई गई हैं और जिनके पास अपना खुद का फॉर्मूला भी होता है। अच्छा, डिराइव्ड के बाद हमने लंबाई के कुछ स्पेशल यूनिट देखे, जैसे छोटे मात्रकों में पहला देखा एंगस्ट्रॉम जो लाइट का वेवलेंथ मापता है, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर हमने देखा फर्मी जो नाभिक की त्रिज्या मापता है, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर आया नैनोमीटर, ये भी लाइट का वेवलेंथ मापता है और एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। फिर पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर एटम की रेडियस मेजर करता है। फिर माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल है और फिर मिलीमीटर 10⁻⁻3 के इक्वल है। फिर हमने लंबाई के कुछ बड़े मात्रा देखे। सबसे पहला 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब प्रकाश द्वारा एक बस में चली गई दूरी कितना होता है, 9.46 10⁻15 मीटर। प्रकाश की चाल कितनी है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं और इसमें कितने मीटर होते हैं,
1.49 10⁻11 मीटर। फिर आया पास एक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पास एक में 3.26 लाइट ईयर या फिर 3.08 10⁻16 मीटर होता है। पैरेलैक्टिक सेकंड पास एक का ही फुल फॉर्म होता है। फिर हमने द्रव्यमान का एक बड़ा मात्रक देखा 1 CSL, जो कि सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना है। जब कभी भी किसी तारे की डेथ होती है तो अगर उसका मास 1 CSL से ज्यादा है तो वो आफ्टर डेथ ब्लैक होल बनता है, और अगर किसी तारे का मास 1 CSL से कम या उसके इक्वल है तो वो आफ्टर डेथ व्हाइट डॉर्फ बनता है। बस इतने से पॉइंट है। बोलो भाई, क्लियर? एनीवन को एनी टाइप ऑफ समस्या अगर हो तो पूछ लो भाई, और अगर नहीं है तो बता दो। किसी को किसी पॉइंट में कुछ भी पूछना हो, बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई हैं। अगर लग रहा है तो पूछ लो, नहीं लग रहा तो आगे बढ़े। ओके, क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से फिर। अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसका मात्रक है? चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी या मैग्नेटिक फोर्स? बताओ भाई। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, और बताइए। अरे यार, एक ऑप्शन चूज करना है, चूज कर लो, इतना क्या सोच रहे हो? शादी के लिए रिश्ता थोड़ी ना लेकर आ रहा है कोई कि वहां हाँ कर दोगे तो एकदम बंद हो जाओगे। गलत होगा सही होगा, बस दो ही चीजें। एकदम परेशान हुए जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है पंकज? बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर है एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है। याद रखिएगा, आगे चल के जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां और बताएंगे। यहां समझ लो अच्छे से। आवेश का मात्रक होता है कितना? कूलाम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वो होता है आपका वोल्ट। चुंबकीय बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बच गया एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। बाकी आपको हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज दे दी हैं, जिन्हें आप एक बार जरूर पढ़ लेना। ये आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां तो सिखाई देंगे कहाँ से क्या होता है, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ हमने आपको दे दिए हैं, जिनको आप घर पे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो जब हम कंप्लीट कर देंगे आपका फिजिक्स, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना, तो आपको ज्यादातर तो याद हो चुके होंगे। जो नहीं याद हुए होंगे वो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप ज्यादा जोर ना देना, रटने मत बैठना, सीखने की तैयारी करना। कुछ वैल्यू है जो आपको याद करनी है, जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। इस वैल्यू को आपको जरूर पढ़ के रखना है। ओके, तो इतना काम आप करेंगे। बाकी क्विजेस आपको हमने दे दिए हैं, होमवर्क है, और इस होमवर्क को आप घर पे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे काइनेमैटिक्स यानी कि गतिकी, जिसमें हम आपको बेसिक चीज सिखाएंगे। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण में क्या अंतर होता है, और इनके बीच क्या रिलेशन बनता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, थोड़ा हम सिखा देंगे, तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना अच्छे से तैयार करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां पर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।
टेक केयर, बाय बाय।